हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि चार्जेस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसको मेजर कैसे करते हैं, कूलम लॉ तक बताया था। इसमें कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है और पहला इसका क्वेश्चन है कि 1.1 में एक क्वेश्चन है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव आउट ऑफ बॉडी ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी। एक यहाँ पर एक बॉडी है, इससे निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं। कोई चीज़ चार्ज कैसे होता है? चार्ज तो ऐसा ही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक से निकल कर दूसरे में चला गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक सेकंड में कितना निकलता है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलता है। कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछ रहा है कितना टाइम के बाद में टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। इस पर जो है सो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम। इतना चार्ज चाहिए, 1 कूलम हो जाना चाहिए। कितना टाइम के बाद में ये चार्ज 1 कूलम हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया देने के लिए है कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है। 10⁹ जो नंबर है वो क्या है? उसको 1 बिलियन कहते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वह 1.4 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो 100 करोड़ है 1 मिलियन। जितना हमारे देश की जनसंख्या है लगभग उसका 2/3 जो है उतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहा है। और आपको जो चार्ज यहाँ पर लाना है 1 कूलम, कितना टाइम लगेगा? तो आप इसको निकाल लीजिए कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं वो टाइम है हमारा, सपोज कि वो टाइम हमारा जो है सो टी है। 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलता, कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है? 10⁹ तो इतना टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? ये निकल जाएगा टी टाइम्स 10⁹। इतना टाइम जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो टी टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया 10⁹ टाइम्स टी। और इतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मुझे पता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई टाइम्स इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। और ये चार्ज उसने कितना बोला है? 1 कूलम बोला है। ये 1 कूलम है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 टाइम 10⁻⁹ कूलम। और ये जो लिखा हुआ है सो 10⁹ टाइम्स टाइम। तो यहाँ से हमें टाइम पता चल गया, सब नीचे आ जाएगा। 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ टाइम्स 10⁹ कितना आ गया? ऊपर में चला गया 10⁻⁻, और 1.6 से डिवाइड करना है। इसमें से जो इतना सारा 10 है, एक तो 10 बाहर कर लेते हैं और उसको 1.6 से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 समथिंग, 6.2 और 3 कुछ हो जाएगा। और टाइम्स कितना हो जाएगा? ये बच गया एक ठो, इसमें 10⁻10 था, एक इधर ले लिए थे। इतना इतना ये जो आया सो किस में आया? आवर में, सेकंड में। यहाँ पर सब हमारा एसआई यूनिट है। ये जो हमने लिया है 1.6 टाइम 10⁻⁹, ये एसआई यूनिट है, कूलम एसआई यूनिट है। और तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारा सेकंड आया। यहाँ पर भी बोला था पर सेकंड जो है सो इतना निकल रहा है, तो सेकंड हमारा आया। टाइम जो है सो हमारा सेकंड में आया। तो ये ऐसे फिर कोई आइडिया नहीं आएगा, राइट, कि 1 सेकंड में कितना। ये 10⁹ सेकंड है तो कितना, 1 साल में कितना सेकंड होता है? इसको नंबर ऑफ ईयर निकाल लेते हैं। 6.2 टाइम्स 10⁹ इतना सेकंड है। इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। 1 साल में कितना सेकंड? 1 साल में सबसे पहले 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 360 सेकंड, इतना सेकंड। तो अब ये बन गया ईयर।
कितना ईयर आया वो देख लीजिए। देखिए मैं अंदाज से निकालता हूँ, आप चाहो तो इसे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6.2 टाइम्स 10⁹ है, सबको हम 3 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, 3.65, ताकि हम अप्रोक्सीमेट कर सकें। ये 2.4 और ये 3.6, यहाँ से 2 जीरो निकल गया, हम 3.65 लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 3.65 टाइम्स 10⁻²। सो 2 जीरो यहाँ पर लिए, 1 जीरो यहाँ पर लिए 3 और 3 जीरो यहाँ पर लिए 6। सो नीचे में हमारा 10⁻6 हो गया। अब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ये हो गया 10⁻3। ये देखिए 3.65 ऑलमोस्ट 4 है, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स 2 8, और ये 3.5 है। सो 28 के करीब आएगा। तो ये आ गया आपका मे बी इतना समथिंग, मे बी इतना टाइम्स 3, इतना साल। तो ये आ गया 240 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, एग्जैक्ट अब इस बुक में देख लीजिए कितना आया है, शायद 200 ईयर्स ऐसे है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसे कैलकुलेट करके बताया। ये सारे अप्रोक्सीमेशन है हमारे, एग्जैक्ट नहीं है। तो 240 ईयर्स आ गया, शायद रियल में 198 ईयर्स है। मैं भी देखता हूँ और आपको बताता हूँ। वन 198 ईयर है एक्चुअल में, और हमने ये अप्रोक्सीमेट करके 240 ईयर्स निकाला। तो कितना टाइम लग रहा है एक कूलम चार्ज को एक्यूमुलेट करने में, जब आप हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका 2/3 के बराबर में इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो बहुत ही कम होता है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, ये बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ गया कि एक कूलम चार्ज को एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सो इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में वो टाइम जो है सो 200 साल लगेंगे, यदि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर उसी में से एक क्वेश्चन ये है कि एक आइडिया फिर दे रहा हूँ कि कितने, एक छोटा सा हमारे पास पीस है मेटल का, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसका हमने क्यूब ले लिया, और इस क्यूब, ये है कॉपर का क्यूब है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देख हमें ये पता है कि 1 मोल जो कोई भी मेटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम या मोलेकुल होते हैं। एक कॉपर तो एटम हो जाएगा, क्योंकि कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है तो यहाँ पर एटम मिलेंगे, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 मोल सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ, 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, ये होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 टाइम्स 10⁻23, इतने होते हैं। इसी ऑर्डर में यहाँ पर भी आएंगे। जो मेरे पास है एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, इसमें भी इसी ऑर्डर के होंगे, क्योंकि ये बहुत हद तक कुछ मोल होंगे, 2-4 मोल होंगे। तो इसमें मोल कितना है वो निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है निकालिए। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले इसका जो मास दिया गया है वो हम लेते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं इसका एटॉमिक मास से, एटॉमिक वेट या मास आप जो भी कहते हो, इन ग्राम, यही मोल हो गया। इसका मास डिवाइड कर देते हैं ग्राम में, जो इसका एटॉमिक वेट है, मोलिकुल्स होता है तो मोलिकुलर वेट। तो इसका मास कैसे निकाले, इसका वॉल्यूम टाइम डेंसिटी, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। और इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है, समथिंग लाइक 62 पॉइंट समथिंग होता है, हम 3 ले लेते हैं। अब वॉल्यूम यहाँ पर देख लीजिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ऐसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर होता है 10⁻², और पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 क्यूबिक मीटर। डेंसिटी इसका जो है सो ऑलमोस्ट 9 होता है, 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 9 ग्राम यहाँ है, इसको ये हो जाएगा किलोग्राम, इतना होता है 9000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये जो नीचे में है क्या, 63
तो इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैंने मीटर में कर दिया, ये भी मैंने ग्राम में नहीं रखा है, मीटर में कर दिया। तो इसको भी मुझे ग्राम है तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, राइट। तो ये इतना हो जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको ना, कितना ग्राम है ये, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो है हमारे पास है, और इसका डेंसिटी कितना है, वो है 8 या 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 9 ही ग्राम इसका हुआ ना मास, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है इन ग्राम वो है 63। तो बस इतना ही आया। तो ये सभी देखिए कट गया, 336 एक साथ चला गया, तो 9/63, तो 1/7 आया। इतना मोल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, एक मोल में इतना एटम है, और एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एटम में 29, और इतना एटम हमारे पास है एक मोल में, और ये हमारा मोल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और नंबर ऑफ मोल यहाँ पर आ गया 1/7, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 टाइम्स 10⁻23। इतना एटम आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितना एटम है, एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया 1/7 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23। ये 7 और 6 ये तो ऐसे चला गया, 2.9 29 ही आया, समथिंग ऐसे, उससे थोड़ा कम आएगा, मे बी 25, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, टाइम्स 10⁻23। साइंटिफिक वे में लिखने का है कि एक डिजिट का डेसिमल दे देते हैं, 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका आंसर। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर, ना 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा जो है, एक क्यूब जो है, उतना कॉपर में आपके पास कितना है, 2.5 टाइम्स 10⁻25। ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने एक तो अप्रोक्सीमेट किया है, लेकिन इसी ऑर्डर का आएगा। 10⁻24 ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इस 10⁻24 इलेक्ट्रॉन से ही लाना चाह रहे थे हम, इसी ऑर्डर के यहाँ पर लाना चाह रहे थे लास्ट क्वेश्चन में ना, 1 कूलम लाना चाह रहे थे, और 1 कूलम का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन, समथिंग लाइक 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के करीबन है। तो मेरे पास बहुत है इलेक्ट्रॉन, ये जो मटेरियल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे थे, ये बहुत है इसमें, इसमें ऑफ द ऑर्डर 10⁻24 है, और यहाँ पर 10⁻19 या 10⁻20 जो है लाना चाह रहे थे 1 कूलम करने के लिए। तो ये था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। चार्ज कहाँ पर है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, और प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना है, 1 कप ऑफ वाटर में है। अभी एक आइडिया दिया मैंने कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यदि कॉपर लेते हैं तो उसमें 10⁻24 के करीबन था इलेक्ट्रॉन, राइट। यूजुअली हमारे पास एटम ही जो लेते हैं हम, 100 ग्राम लेंगे तो 2-4 मोल आएगा, जैसे पानी का बात कर रहा है, 1 कप लेने बोल रहा है, 1 कप में कितना पानी, 100 ग्राम ml या 200 ml, वो कितना मोल हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा कुछ ऐसे। तो 10 मोल हो जाएगा, और 1 मोल में जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10⁻23। तो इम्पोर्टेंट नंबर है एवोगाड्रो नंबर, ये हमें बताता है कि 10⁻23 के ऑर्डर में हमारे पास कुछ होते हैं चीज़ें। तो जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे ये इसी के मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ऐसे ही कुछ आएंगे, तो इसी ऑर्डर में आएंगे। अभी आपको दिखाया था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कॉपर था उसमें आया था 2 टाइम्स 10⁻, ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं, 10⁻24 ये इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स थे। अब पानी में निकाल कर देख लीजिए कितना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 कप वाटर, 1 कप हम कितना ले लें, 200 ml ले लेते हैं,
200 ml ऑफ वाटर। अब ये वाटर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जब हम वाटर कहते हैं सीधे H2O लेते हैं। जो पानी हम पीते हैं वो H2O केवल नहीं होता है, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जिसका कैलकुलेशन करने वाले हैं वो प्योर H2O, और ये प्योर H2O कहाँ मिलता है? डिस्टिल वाटर है। आप पानी को गर्म कीजिए, जो वेपर बन के उड़ रहा है वो मोस्टली H2O केवल है, डिस्टिल वाटर है। तो डिस्टिल वाटर का जो है सो हम मोल निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? अमाउंट, कितना पानी हमारे पास है, इन ग्राम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ये मोलिकुल्स है, मोलिकुलर वेट वो भी ग्राम में, दोनों ग्राम में रहेगा तब ना, कट के डायमेंशन नहीं रहेगा, इसका नंबर निकलेगा मोलिकुलर वेट। तो अमाउंट इन ग्राम कितना है? अब 200 ml पानी का कितना वजन होगा? 200 ग्राम। डिस्टिल वाटर का तो श्योरली 200 ग्राम होगा, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है वो होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन ये इतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। वो क्यों पता है? ये जो है सो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री, अभी जो 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका डेंसिटी से कम होगा। लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, हमें अप्रोक्सीमेट करना है। यहाँ पानी का जो है वजन भी नहीं दिया है, बोल दिया 1 ग्लास वाटर। आपका ग्लास 180 ml का हो सकता है, मेरा 200 ml का हो सकता है, तो वहाँ तो बहुत सारा वही यूं ही जा रहा है। जस्ट अप्रोक्सीमेट करके एक ऑर्डर मुझे पता करना है। तो 200 ग्राम ये हो गया, और इसका कितना मोलिकुलर वेट है? हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 और 2 18। तो कितना आ गया ये आ गया 19 लगभग, 19 नहीं 11, ऑलमोस्ट 11, 11 आ गया, 11 मोल हमारे पास है। अच्छा, 11 मोल है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से बनाया है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? एवोगाड्रो नंबर। हमारे पास कितना मोल है? 11, इतना आया। अब नंबर ऑफ एटम्स, सब एटम हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 तरह के एटम हैं, एक एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा है ऑक्सीजन का। सब एटम हम जोड़ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 3। नहीं, हम एटम क्यों निकालें? एटम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम यहीं से इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं ना, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम सीधे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन गिनिए। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 और 2 10 हो गए। तो 10 टाइम्स ये वाला Na टाइम्स 11, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। हमसे इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले निकाल लेते हैं उसको भी, इलेक्ट्रॉन को भी। नंबर भी देख लीजिए क्या आता है। 10 टाइम्स 11, 110 टाइम्स, ये आ गया 6.022 टाइम्स 10⁻23। ये हम रखते हैं 1.1 टाइम्स 6.022, और इधर हो गया 10⁻25। दो यहाँ से जीरो आया जिसमें इंक्लूड कर दिए। और ये कितना हो गया? 6.6 टाइम्स 10⁻24, इतना इलेक्ट्रॉन आया। देखें, तो ये बोले इसी ऑर्डर का आएगा ना, 10⁻23 का ऑर्डर का आएगा। 10 मोल है तो 10 ज़्यादा होता, या 100 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। हमसे चार्ज पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वो चार्ज होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन दिखाएं, एन ई दिखाते हैं। एन ई टाइम्स जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। और ये एन ई का वैल्यू यहाँ पर आया है ना, ये एन ई 6.6 टाइम्स 10⁻25। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 25 है, ये 19 है, 10⁻6 कूलम। या फिर इसे लिख सकते हैं 3.96, सो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 10⁻7 कूलम। ये बहुत ज़्यादा है, 39, सो 40 आप कह सकते थे, 40 मिलियन कूलम, या 40 मेगा कूलम आप कह सकते हो।
बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा कूलाम। एक कूलाम आपने देखा कि बहुत ज़्यादा होता है। आ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहाँ मैं फोर्स निकाल कर दिखा रहा था कि दो एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे यदि एक गुलाम को रखेंगे तो 10⁻7 न्यूटन का जो है 10⁻9 न्यूटन का फोर्स के करीबन आता है। 10⁻9 न्यूटन कई हाथी हो जाएंगे। हाँ, यदि एक हाथी का जो वजन है 1,000 किलो, हाँ, तो 1 मिलियन जो है 1 मिलियन हाथी जो है उसका वजन के बराबर 1 मीटर पर संभाल लेगा। यदि दो एक गुलाम चार्ज को हम 1 मीटर पर रखें, लास्ट टाइम जो बताए थे, एफ इजकल टू वो होता है 9 × 10⁻9। यदि चार्ज दोनों का हो Q1 Q2 एक गुलाम और डिस्टेंस भी हो 1 मीटर, तो इतना फोर्स लगता है। और ये फोर्स कितना है, ये देखिए ऑलमोस्ट 10⁻10 है। ठीक है, एक हाथी का वजन जो है सो कितना हो जाएगा, 10⁻3 इतना केजी हो गया। ये जी का वैल्यू दे दिए और बच गया इधर 6। ये उसका एक हाथी का वजन है 1000 केजी और जी का वैल्यू दे दिया, एमजी लेना होगा ना वेट में। तो उसका वेट को कितना वेट को बैलेंस कर सकता है, 10⁻6 एलिफेंट को। 10⁻6 एलिफेंट मिलकर जितना आपको फोर्स लगाएगा नीचे, उसका वेट जितना होगा उतना फोर्स जो है सो ये दो एक गुलाम का चार्ज यदि 1 मीटर पर रखा जाए तो उतना ही फोर्स लगाता है। सोच सकते हो कितना ज्यादा फोर्स है। तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गुलाम जो बहुत बड़ा चार्ज है। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये गिलास पानी में आपके पास 40 मिलियन गुलाम है। थोड़ा बहुत नहीं, ये 40 मिलियन गुलाम है। लेकिन 40 मिलियन, मिली नहीं मिलियन गुलाम है, राइट, या मेगा गुलाम जो भी कहें आप। तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज है एक गिलास पानी में आपके पास। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वो न्यूट्रल है। उसमें नेट चार्ज जीरो है, इसलिए हम लोग सब सेफ हैं। ठीक है। और नहीं तो एक गिलास पानी में आपके पास इतना चार्ज है, यदि आप सबको सेपरेट कर सको, वहां से सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। हाँ, अब आप वो बात अलग है कि उसको निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। यदि आप वो कैलकुलेट करने लगोगे, मैंने कहते हैं ना कि देर इज नो फ्री लंच। आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल कर बोलते हो उसको मैं काम कराऊंगा, करंट दौड़ाऊंगा और अपने सारा बिजली एसी चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, ये करेंगे और ठीक है। लेकिन उस एक गिलास जो पानी है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। और वो एनर्जी कंजर्व है ना तो वहां जो ही एनर्जी आप निकाल रहे हो तो उतना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। हम लोग एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। तो पानी में जो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसको लेकर अपना सारा काम कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। देर इज नो फ्री लंच। हाँ, वो उसको निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब वही काम जो है सो हमारे बदले नदी करती है, जब ऊपर से पानी गिरती है तब हम उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। वही काम विंड हमारे लिए करती है, जो विंड बहती है तो उससे हम विंड मिल चलाकर बिजली बना लेते हैं। और नहीं तो वही काम जो है हम कोयला जला के करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें। हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी है ऑलरेडी, उसी को कन्वर्ट करते हैं। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है एग्जाम्पल 1.3। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational forces between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास कूलम का फोर्स देखो और न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ देखो। दोनों का फॉर्म एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट दोनों सेम है और हमेशा हम लोग को इसका कैलकुलेशन करके यहाँ का कैलकुलेशन कर देते हैं, यहाँ का कैलकुलेशन करके वहाँ का कैलकुलेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म सेम है, देखिए एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या है, गुलाम फोर्स में एक कांस्टेंट है 1/4πε0। दोनों का चार्ज का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है और डिस्टेंस का स्क्वायर है। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां पर ए एफ जी फॉर ग्रेविटेशनल और ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एफ जी जो है वो कितना होता है, वो होता है G mm/r²। इतना होता है।
अब देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, और ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो ये रिपल्सिव है। दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि मास दो तरह के नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव मास नहीं होते। ये जो है सो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। दोनों तरह के फोर्सेस मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्टिव फोर्स मिलेंगे, इसलिए यहाँ माइनस साइन दिए हुए हैं। तो देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम है। यदि हम कहें कि जी जो है वो हमारा 1/4 पाई, इसको बना दें और एम को रिप्लेस कर दें, हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसको बना नहीं दे रहे हैं। जी को 1/4 पाई एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, एम को Q1 से रिप्लेस कर दें और स्मॉल एम को Q2 से रिप्लेस कर दें, तो दोनों का जो फोर्स आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा वो ये है कि ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो है 9 × 10⁹ और ये कितना है, याद कीजिए आपको कितना है ये है कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 6.6 × 10⁻−11 माइनस में है क्योंकि बहुत छोटा है, इस ऑर्डर का है। तो ये देखिए 10⁻−11 है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये 10 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 10, 10⁹ ये है, और इसका वाला भी 10 ले लीजिए, 10⁻10 और 10⁻11, 10⁻21 के ऑर्डर का ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो है, जो कांस्टेंट है वो 10⁻21 ज्यादा है, तो उसके फोर्सेस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यही आपको दिखाने के लिए दिया गया है कि एक फीलिंग दे सके कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पर मैंने यूं ही बता दिया बिना कुछ किए ही, हाँ, कि केवल इस कांस्टेंट को देखकर हमें लग रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो है सो 10⁻21 20 और 21 जो है टाइम्स ज़्यादा होगा, ये इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि Q1 जो है 1 कूलम लेते हैं, Q2 1 कूलम लेते हैं, और मास 1 kg और 1 kg लेते हैं ऐसा। लेकिन जब जिन दो चार चीज़ों के बीच हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोलेगा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में या दो प्रोटॉन के बीच में या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका रेशियो क्या आएगा, वो इससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ 1 kg मास नहीं ले रहे हैं, चार्ज भी इस पर 1 कूलम नहीं है, बहुत कम है, लेकिन मास भी बहुत कम है, और सब कुछ यदि कंसिडरेशन में लेते हैं तो कैलकुलेशन में ये देखिए आपका किस ऑर्डर का आएगा, वो निकाल के देखिए। अभी हम आपको नहीं तुरंत बता देंगे, नहीं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है कि दोनों का फॉर्म एक है, कहने का मेन मतलब ये है दोनों का फॉर्म एक है। ठीक है, एग्जैक्टली, बस यही फर्क है कि ये रिपल्सिव हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ये केवल अट्रैक्टिव होंगे। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस फॉर डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ द बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स वन, पहला क्वेश्चन में, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। क्वेश्चन में क्या लिखा उसको छोड़िए, हम स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्यों हम प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं, दो प्रोटॉन का पहले करते हैं, सो दूसरा वाला पहले। सो ए प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम कुछ ले लेंगे, कितना लेंगे, आर ही रखते हैं अभी, क्योंकि यही यहाँ पर मास हमारा है, ये प्रोटॉन जो है, मास तो यही यही रहने देंगे ना। चार्ज इस पर कितना है मुझे पता है, प्रोटॉन है तो ई चार्ज है इस पर, प्लस ई प्लस ई। इसका मास हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ दिया नहीं है और दे दिया है 1.67 टाइम्स 10⁻27 kg, और डिस्टेंस भी दे दिया है। ये जब एटम में रहते हैं न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, तो एक्चुअली प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, ये देखिए 10⁻10 मीटर जो दिया है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया है, राइट। लेकिन ये जो दोनों प्रोटॉन है न्यूक्लियस में है, वो इस ऑर्डर के नहीं रहते हैं, इसके बीच के जो डिस्टेंस है ना, वो होते हैं फेम्टो ऑर्डर, मीटर ऑर्डर के। फेम्टो मतलब 10⁻−15 मीटर। ये जो पिको भी नहीं पहुंचा है, ये नैनो में है एक्चुअली, 0.529 एंगस्ट्रॉम, सो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 10⁻11, सो 50 पिकोमीटर है ये।
जबकि ये आपका फेम्टोमीटर है। पिकोमीटर मतलब 10⁻12। एक पिकोमीटर जो है इसको कहते हैं 10⁻12 मीटर को। एक फेम्टोमीटर कहते हैं 10⁻15 मीटर को। और एक ऑटोमीटर कहते हैं 10⁻18 मीटर को। ऑटोमीटर, ये ऑटो नहीं, ऑटो, ATTO, ऑटोमीटर। तो न्यूक्लियस इस ऑर्डर का है। और ये कुछ इस ऑर्डर का नहीं, मैंने कि इससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, हाइड्रोजन एटम वगैरह वगैरह ये सभी। तो उससे भी बड़ा हो जाएगा यदि आप गोल्ड लेंगे या सिल्वर लेंगे तो। एनीवे, यहाँ पर कैलकुलेशन के में वापस आते हैं। हमें रेशियो निकालना है, राइट। तो कौन सा पहले लिखें? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, मास ऑफ प्रोटॉन, अगेन मास ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन लिए हुए हैं, उसके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? ये है 9 × 10⁹ जो कांस्टेंट है, वो 1/4πε0 है वो, टाइम्स दोनों का चार्जेस, चार्ज दोनों में ई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और उसके बीच का डिस्टेंस, ये खत्म। अब सबका वैल्यू रखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए 9 × 10⁹, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखेंगे, आप चाहो तो किताब से देख के बढ़िया उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिख सकते हैं। बुक में के लास्ट पेज में बहुत सारे पैरामीटर का वैल्यूज एग्जैक्ट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है, उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 ठो है। ये जी का वैल्यू है तो 6.623 ऐसे कुछ है, टाइम्स 10⁻11 हुआ, -11 हुआ। प्रोटॉन का मास है 1.67 टाइम्स 10⁻27 kg, सब SI यूनिट ले रहे हैं। 2 ठो प्रोटॉन का मास है, उसका स्क्वायर कर दिए। अब इसे मुझे अप्रोक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले जो जीरो वाला है उसको देखिए, 10⁻9 यहाँ पर कितना हुआ, 10⁻38, यहाँ पर 10⁻11, यहाँ पर 10⁻54, सब मिला के कितना आया, यही इंपॉर्टेंट नंबर है, उसी को सबसे पहले देखते हैं। ये 54 प्लस ऊपर में जाके आया, ये भी प्लस में चला गया, ये जो है सो 38 हो गया माइनस में, और ये प्लस में। और बाकी जो बचा उसे अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। ये 1.6 का स्क्वायर 2.56, और ये 9 यहाँ लिखे हुए हैं। ये 6.6 है, ये 1.67 का स्क्वायर। वैसे क्यों नहीं से दोनों को काट सकते थे यहीं पर, राइट। हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, तो हम ये 1.6 है, ये 1.67 ऑलमोस्ट सेम है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ये यहीं पर काट दिए। जानते हैं कि हम नीचे थोड़ा बड़ा था, ये 1 नहीं आता, 1 से थोड़ा कम आता, लेकिन फिर भी वो ठीक है। तो ऊपर में केवल 9 बचा, ये 6.6 बचा, और ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1.5, थोड़ा कम है, चलेगा कुछ भी। और यहाँ पर जो मेन नंबर है वो यहाँ पर है, देखिए कितना आया, 11 और 9 20, 20 50 70 और 4 74, 74 में से 38 गया, 74 में से 40 गया तो 34 और 2 36, ये आया। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। तो दोनों के बीच में जो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, वो किस ऑर्डर का है, ये 10⁻36 के ऑर्डर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के। मैंने केवल कांस्टेंट का जो रेशियो लिया था 1/4πε0, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रेशियो जो था सो ये 11 और ये 9 20 था, और 9 में भी 21, राइट। लेकिन बाकी सबको यदि इंक्लूड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके मास को, इसके चार्ज को, तो क्या हो रहा है, तो जो है सो हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है बहुत ज़्यादा, 10⁻36। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके बाद में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि यही रेशियो, अभी 2 प्रोटॉन लिए थे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना होगा।
तो अब कैलकुलेशन करते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है। इस पर चार्ज जो है सो प्लस है और इस पर जो चार्ज है वो माइनस ये है। तो ऑफकोर्स एट्रैक्टिव फोर्स आएगा, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। हम जो कुछ भी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड का। हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज करता है। तो फिर वही काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो निकालते हैं। एक्चुअली हम बार बार इसको एक ही कैलकुलेशन हम क्यों करते रहे, एक जगह निकाल लेना चाहिए था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ई स्क्वायर बाय मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले 9 टाइम्स 10⁻⁹ टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 टाइम्स 10⁻⁹, और जो चार्ज है उसका स्क्वायर, दोनों का सेम चार्ज है, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इधर है जो जी, और मास प्रोटॉन का, मास इलेक्ट्रॉन का, और आर स्क्वायर। ये खत्म हो गया। वैल्यू रखते हैं 9 टाइम्स 10⁻⁹ बाई ये 6 टाइम्स 10⁻6 पॉइंट समथिंग है, हम उतना ही लिखते हैं 11 ई। देखिए पहले वाला ही हम लेते हैं, पहला वाला जो है सो वही कैलकुलेशन ले रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर है, पहले प्रोटॉन था, हम अपने से प्रोटॉन लिख दिए, नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। उतना हम नहीं करने वाले कैलकुलेशन, ये पहले कैलकुलेशन किए थे, राइट। पहले वाला में कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन था जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट है। और ये नंबर कितना आया था याद है, ये आया था कुछ, हम ऑर्डर देखेंगे केवल, ये 1.5 टाइम्स कुछ था, ऑर्डर केवल देखेंगे। ऑर्डर 10⁻36 इस ऑर्डर का है। अब एक्स्ट्रा में क्या आया, एक्स्ट्रा में आया मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या है, मास प्रोटॉन जो है ऑफकोर्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से। कितना हेवियर है, ये प्रोटॉन का मास जो है सो 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलमोस्ट 2000 ज़्यादा होता है, 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो वही यहाँ पर रख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन 1840। अब ये 1.8 था, तो कुछ इसका ऑर्डर देखिए, 1.8 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, 10⁻36 टाइम्स 1.84 टाइम्स 10⁻3। इसके पहले भी 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जब तक 5 नहीं रहेगा इसका ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। और ऐसा देखा गया है ऑलरेडी, हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। ये आ रहा है आपका 10⁻39, 3 बढ़ गया, वो 10⁻36 था, ये 10⁻39 आया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि मास यहाँ पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आया था ना, देखिए न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास आया था जो कि कम होता है प्रोटॉन से, तो यहाँ छोटा नंबर आ गया इसलिए बढ़ गया। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसका रेशियो, मैग्नीट्यूड का रेशियो किस ऑर्डर का है, 10⁻39। और यही यदि हम अब देखें दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, अब यहाँ पर हमारा दो ठो इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। और अब हम इसका वैल्यू निकाले 1 F/E/Fm/Fg। बिल्कुल पहले वाला कैलकुलेशन जैसे आ रहा है वैसे ही आएगा, हर कुछ आएगा। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो है सेम लिख रहे हैं, सब कुछ सेम है। एक बार लिख ही देते हैं, पहले की तरह सब कुछ सेम चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये है 6.2 10⁻2 या 3 जो भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास का प्रोडक्ट है, अभी मास का इलेक्ट्रॉन है दोनों का, राइट। शुरू के केस में क्या था, दोनों प्रोटॉन था, ठीक है। हम इसको वही कर देते हैं, प्रोटॉन बना देते हैं अभी। (6.2 टाइम्स 10⁻−11 टाइम्स, एक ठो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक ठो प्रोटॉन हम कर देते हैं। प्रोटॉन हमें नीचे रख दिया अपने मर्जी से, तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे है ही, ठीक है। तो
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और ये सारा मिलकर, इसके पहले कैलकुलेशन किए थे, जस्ट पहले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये वाला कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का 10⁻36 आया था, 9 आया था। ये पूरा कैलकुलेशन इसके पहले वाले कैलकुलेशन के बराबर है। तो ये है 10⁻39, और आपके पास एक आ गया फिर, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों नीचे कैसे आ सकता है? दोनों नीचे कैसे आ सकता है? ये यहां से नहीं लेंगे, ऐसे आएगा ये। तब ने ये रेशियो जो आपको दिख रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर आया, फिर एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन, मतलब 1840 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन इज 18 टाइम्स 40 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1840 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब है 10⁻39 टाइम्स 1.84 टाइम्स 3। ये अभी भी कितना आया, पहले था 2 शायद था मेरे ख्याल से, तो 2 था, 2 से 2 4, 2 8 हुआ, तो अभी भी ये आया है 10⁻42 के ऑर्डर का। ये आपका आंसर है। यहाँ पर 8 हो सकता है कुछ ऐसे। तो ऑर्डर देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन है तो है 10⁻36। सेम चीज, सेम रेशियो, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का रेशियो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2000 टाइम्स प्रोटॉन ज़्यादा हैवियर है, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2000 टाइम्स से। सो ये ऑर्डर में आता है 10⁻39। और यदि आपकी इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये आता है फिर 2000 टाइम्स, एक्चुअली 1840 टाइम्स, और ये हो जाता है 10⁻4। तो देख लीजिए रेशियो कितना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा है। सो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो इसीलिए बोर्स मॉडल हो या और भी जो हो, जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, तब वहां पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकालते हैं। यही रीजन है, क्योंकि वो देखिए कितना छोटा है उसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और कुछ इसने कहा है? दूसरा में था 2 प्रोटॉन के बीच में। तीसरा, एस्टिमेट द एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। अब बोल रहा है एक्सलेशन जो है, देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में, ये बी नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ये न्यूक्लियस है, एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, अब हम लोगों को पता है, लेकिन नील्स बोर के समय तक लोग यही सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है सो चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जब फिक्स हो गया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है अपने खीर में किशमिश वाला जो मॉडल है वो सही नहीं है, तरबूज वाला मॉडल सही नहीं है, तब उस लोगों को लगा कि ये चारों ओर घूम रहा है, जो कि गलत है कहना कि चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, लेकिन बोर के मॉडल के मुताबिक मान लेते हैं कि घूम रहा है। तो यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, ठीक है, तो हमें इसका एक्सलेशन मिलेगा। वो एक्सलेशन कितना होगा? नहीं, यदि घूम रहा है तब तो एक्सलेशन नहीं निकालना होगा ना, तब तो जो भी होगा सो रेडियल एक्सलेशन होगा, v² r निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है देखिए, उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। वो बोल रहा है घूम नहीं रहा है, ठीक है, घूमना भूल जाइए। यहाँ पर जो है उसका समहाव आपने रोक दिया उसे घूमने से, वो नहीं घूम रहा है, स्टैटिक है। तो क्या होगा कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा,
ये इसे अपनी ओर खींचेगा, इधर नहीं, ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये फोर्स लग रहा है। हाँ, तो दोनों एक्सलरेट करेंगे, क्या होगा एक्सलेशन का वैल्यू, यही सवाल है। क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा है तो एक्सलेशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन कितना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्चुअली जो फोर्स है वो हमने निकाला था, ये आया था ऑफ द ऑर्डर 10⁻39। लेकिन ये तो एग्जैक्ट फोर्स नहीं है ना, ये तो इतना टाइम्स है, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, तो 10⁻39 नहीं है, ये गलत है। तो ये निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। 1/4πε0, जो फोर्स निकाल रहे हैं वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हम और देख चुके हैं कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो जीरो है। वैल्यू रखते जाइए, 9 टाइम्स 10⁻9 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टाइम्स 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। डिस्टेंस बोला 1 एंगस्ट्रॉम है, मैंने 10⁻10 मीटर है, ये ले लीजिए। अब कितना हो गया, 16 टाइम्स 16 2.56 टाइम्स ये हो गया। अब 10 को एक साथ में कर लेते हैं, ये हो गया 20 और ये 9 29, ऊपर में आकर प्लस हो गया ना, 10⁻−20 नीचे में है, ऊपर में 9 और भी है, तो 10⁻29 और ये है 38 माइनस में, तो 29 और 38, तो 9 आ गया, -9 -9 इतना आया, ठीक है। तो इतना न्यूटन जो है फोर्स लग रहा है। एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन होगा जो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और किसका एक्सलेशन की बात कर रहा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, इतना ही फोर्स दोनों पर लग रहा है। एस्टिमेट द एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों का बोला है, एक एक करके दोनों का निकालिए, ठीक है। तो दोनों का ही निकाल लेते हैं। ये है हम पहले प्रोटॉन का ही निकालते हैं। फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, मास अलग अलग है। ये प्रोटॉन का मास लिखेंगे, फोर्स है इतना 9 टाइम्स 2.56 टाइम्स 10⁻−9 न्यूटन, और मास है इसका 1.67 टाइम 10⁻−27 kg। ये ऑलमोस्ट 2 से जा रहा है, 2 से थोड़ा कम है, तो मे बी ये 15 हो जाएगा अंदाज से। फोर्टीन या 15 कुछ होगा, वो तो रहने दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये वाला नंबर है। ये कितना आ गया, 21 नहीं 18, राइट 18 आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर इसको जो है सो हम 1.5 लिखेंगे, तो ये 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका है, ये जो सेंटीपिटल क्यों लिख रहे हैं, एक्सलेशन है केवल, अब सेंटीपिटल थोड़े है। ये जो प्रोटॉन है उसका एक्सलेशन है आपका किस ऑर्डर का, 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, ठीक है। कुछ इसके ऑर्डर का आ रहा है, 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना ज़्यादा इसका स्पीड है, एक्सलेशन है। यदि जीरो से भी स्टार्ट करेगा तो उसको जाने में न्यूक्लियस में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। और एक्सलेशन जो है इसका भी तो निकाल लें, इलेक्ट्रॉन का फोर्स दोनों का सेम है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका अलग से कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ऐसा करते हैं, प्रोटॉन के मास ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, और तब ये मास ऑफ प्रोटॉन और फोर्स इधर लिखें और मास ऑफ प्रोटॉन और फोर्स इधर लिखें। या बहुत सिंपली कह सकते हैं कि अब जो मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, उसका मास कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जितना टाइम्स इसका मास कम है, और इसका मास 1840 टाइम्स कम है, तो एक्सलेशन भी 1840 टाइम्स ज़्यादा होगा। वही का बात हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया, अपना मर्जी से ये हमने किया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया, यही वाला निकाले हुए, ये वाला। इसके पहले देख लीजिए, प्रोटॉन का एक्सलेशन यही वाला है, ये है प्रोटॉन का एक्सलेशन, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है सो 18 टाइम्स 40 ज़्यादा है, तो 1840 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 18 ये हो जाएगा 3, और 3 तो जीरो यहाँ से लिए हुए हैं, और इधर हो गया 10⁻19 22, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका एक्सलेशन इलेक्ट्रॉन का।
तो प्रोटॉन का है 10⁻19 का ऑर्डर का और इसका है 10⁻22। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन छोटा हल्का है तो इसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स तो दोनों पर सेम लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स है ना, दोनों इसी डायरेक्शन पे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं इस एक्सलेशन से। ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, देख लिया, नंबर बड़ा बड़ा आया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन सच बात यह है कि ये सारा कैलकुलेशन जो कुछ हम लोगों ने किया वो गलत है। आप पूछोगे क्यों? कहीं तो गलत नहीं, मैं उस गलती की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं अप्रोक्सीमेट करके आंसर ला रहा हूँ। यहाँ फंडामेंटल गलती है। गलती ये है कि यहाँ पर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाए हैं। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा ही नहीं सकते, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल कर जाते हैं। ये जो जगह जहाँ पर हम लगा रहे हैं वो भी उसमें से एक है। ये फेल करते हैं, पहले सब एटॉमिक लेवल पर ये फेल कर जाते हैं। यदि उसके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा हो जाए कि ये क्वांटम पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे तो वहाँ हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। हम नहीं लगा सकते न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यदि वो रिलेटिविस्टिक मोशन हो, मतलब यदि चीज़ों का स्पीड्स लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होने लगे तो वहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हो लाइक ब्लैक होल, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जो है जैसे कि ब्लैक होल, वहाँ पर भी फेल हो जाता है। और एक जो है वो तो आप इसको पढ़ोगे, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो फेल कर जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वहाँ पर भी ये फेल करता है। लेकिन वहाँ पर एक उपाय है चलाने के लिए कि यहाँ पर यदि हम स्यूडो फोर्स लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा फिर। और बाकी में जो है सो आपको आइंस्टाइन का तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सारे रिलेटिविस्टिक में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में आइंस्टाइन के जो मेथड वगैरह है वो सभी यूज करने पड़ेंगे। सब एटॉमिक लेवल पर आपको जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स यूज करना पड़ेगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करता। तो यहाँ पर अब आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, ये सब एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस है। इतना कम डिस्टेंस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता है। बड़े बड़े डिस्टेंस पर न्यूटन का मोशन काम करता, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक काम करता। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब है यदि माइक्रोन में हो दो इसके बीच का जो डिस्टेंस यदि 10⁻6 मीटर होता तो भी काम करता। लेकिन ये -10⁻10 हो गया, 10⁻−10 मीटर, ये बहुत छोटा है, काम नहीं करेगा यहाँ पर। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए केवल किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि यदि वो फोर्सेस लग रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, तो ये अनबिलीवेबल जो लार्ज नंबर मिलेंगे आपको। 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा आप निकालिए टाइम। वो 10⁻34 में कितना टाइम लगेगा सेकेंड, सोचना भी मुश्किल है। एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1.4। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मेटालिक स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय नाइलॉन थ्रेड। ये नाइलॉन का थ्रेड है क्योंकि बहुत पतला है नाइलॉन का थ्रेड। और another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A। देखिए इसको जो है इसके करीब लाते हैं, 10 सेंटीमीटर ले आए हैं। ठीक है, ये B है, हाथ से पकड़े हैं तो ये इंसुलेटिंग है, ये इंसुलेटेड है ताकि इसका चार्ज हाथ में न चला जाए, हाथ से होकर जमीन में न चला जाए। जमीन में नहीं भी जाएगा यदि हम चप्पल पहन लेंगे तो, प्लास्टिक चप्पल पहन लेंगे तो, लेकिन मेरे बॉडी में तो चला जाएगा ना, बॉडी में तो चला ही आएगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पर जो चार्ज है वो कम पड़ जाएगा, इसीलिए इसको इंसुलेटेड मटेरियल से पकड़ते हैं ताकि यदि आएगा भी तो थोड़ा सा यहाँ आएगा, जहाँ टच कर रहा है एकदम बहुत कम होगा। एनीवे आगे, द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ ए इज नोटेड फॉर एग्जांपल बाय साइनिंग ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन ए स्क्रीन। ये बिल्कुल बात कर रहा है टॉर्शनल बैलेंस का जो कूलॉम ने इन्वेंट किया था। तो फोर्स निकाल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में क्या किया उसने, देखिए आगे फिर क्या किया है, पूरा स्टोरी बनाया। आप याद रखिए जितना लंबा चौड़ा स्टोरी बनाएगा उस सवाल उतना ही सिंपल होता है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है इसको समझने में।
तो फिर उसको समझ लेंगे, और यदि ये कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा तो कितना टाइम लगाएंगे बनाने में। ये ऑलरेडी ये बनाने में आपको, जो पढ़ने में ही आपको इतना टाइम लगेगा 1-2 मिनट, हाँ, और बनाने में भी 2-4 मिनट लग जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ना। इसलिए यूजुअली क्या होता है कि यदि क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि आपने एनर्जी ऑलरेडी इसको पढ़कर समझने में खर्च कर दिया है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in the figure 14b। इसमें दिखा रहा है A को भी C से टच किया, आइडेंटिकल है दोनों, B को D से टच किया, ठीक है। आइडेंटिकल होने से क्या होगा, ये दोनों मेटल है, टच करने के साथ ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधा चार्ज इसके पास रहेगा, आधा चार्ज इसके पास रहेगा। तो मान लीजिए चार्ज इसके पास Q था और B के पास कितना था, मान लीजिए Q1 है, राइट, और ये Q2 है। दोनों Q है कि नहीं है पता नहीं, देखिए मैं भी इसको पढ़ के भी उतना नहीं समझा, मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग है। चार्ज मेटालिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय इंसुलेटिंग, ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है सो क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्फीयर ए एंड सी, स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस। ए और सी जो है सो आइडेंटिकल है, बी एंड डी आइडेंटिकल है, आपस में ए और बी आइडेंटिकल नहीं है। तो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 रख लेते हैं। इसको ये जो Q1 चार्ज है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए और सी दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, इस वजह से ये चार्ज आधा आधी हो जाएगा, आधा रह जाएगा इसमें Q/2 में, 2 रह जाएगा, और आधा सी में चला गया, सी हटा लिया वहां से। अब C and D are then removed, C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter between their centers as shown in the figure 14c। यहाँ पर इसको हटा लिया गया, अब इसको और नज़दीक ले आया 5 सेंटीमीटर। तो चार्ज इस पर Q2 था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और चार्ज इस पर अब Q/2 फिर हो गया, और डिस्टेंस इसका जो था 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं वो R है, अब हो गया R/2। तो कहने का इतना लंबा चौड़े कहानी का मतलब सिंपल ये है कि चार्ज जो है Q1 उसको कर दिया है Q1/2, चार्ज जो Q2 है उसको भी कर दिया है Q2/2, और डिस्टेंस इसका R था उसको भी कर दिया है R/2। सब कुछ हाफ कर दिया, दोनों चार्ज हाफ कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया, और पूछ रहा है कि बताइए अब उस पर कितना फोर्स लग रहा है। इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर साइज, मैंने इसको पॉइंट चार्ज मानने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ए और बी के बीच में अब कितना फोर्स लग रहा है, पहले जितना लग रहा है उतना ही लग रहा है या उससे कम बेसी लग रहा है। तो फोर्स देखिए कैसा होता है, कूलम्स का जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट कितना है, शुरू में जो भी है ये था, बाद में कितना आया, मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट है, रहने दीजिए, ये 9 टाइम्स 10⁻⁹ है। अब चार्ज को डबल कर दिए, प्रोडक्ट जो है सो 1/4 हो गया, और डिस्टेंस आधा कर दिए, तो ये ऐसे हो गया, R/2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। ये चेंज ही नहीं हुआ, अब जो फोर्स लग रहा है वो वही लग रहा है जो पहले लग रहा था। तो यदि इसके दोनों चार्ज को आपने हाफ कर दिया, डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, तो फोर्सेस जो एक्सपीरियंस करेंगे वो अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड फोर्सेस है। तो देखा आपने, इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाने के बाद में आपका आंसर बस बिल्कुल सिंपल था, दोनों चार्ज को आधा कर दिया गया, डिस्टेंस भी आधा कर दिया गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 1 घंटा हो गया, तो अब ऐसा करते हैं, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। एक चार्ज पर जो फोर्स है वो आपने देखा, अब एक से ज़्यादा चार्जेज हों, जैसे यहाँ पर हमारा एक Q1 चार्ज है, Q2 इधर भी है, Q3 इधर भी है, इस पर अब फोर्स लगेंगे Q1 की वजह, Q2 की वजह से भी लगेंगे, Q3 की वजह से भी लगेंगे, तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स जो हम देखेंगे बिटवीन मल्टीपल चार्जेस नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें इतना ही, थैंक यू। यदि कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसके उस डाउट को हम क्लियर करेंगे वीडियो बना के। थैंक यू।